के सिहासा गांव के करोड़ों रुपए की बेसकीमती जमीन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज हुई पत्रकार वार्ता में रहीम खान ने उन पर लगाए जा रहे सभी आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि यह जमीन उनके द्वारा खरीदी गई है व दूसरे पक्ष के शाकिर शेरी द्वारा जफर उल्लाह की जमीन बताने की बात को उन्होंने नकारा है। रहीम खान ने कहा कि उक्त जमीन जफर के परिवार के सदस्यों के नाम पर थी और उन्होंने यह जमीन खरीदी है। खुद जफर के परिवार वालों ने इस पत्रकार वार्ता में रहीम खान का सपोर्ट किया है। रहीम खान ने कहा है कि जफर द्वारा उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि जफर के परिवार के सदस्यों से ही उन्होंने यह जमीन खरीदी है। इसके प्रमाण भी उन्होंने पेश किए। रहीम खान ने कहा कि सिहासा गांव की 50 बीघा जमीन जफर की अकेले की नहीं, बल्कि उनके 3 भाइयों और उनके बच्चों की जमीन है। राजस्व रिकॉर्ड में भी इन सभी के नाम पर यह जमीन दर्ज है। इस 50 बीघा जमीन में से जफर के नाम केवल 4 बीघा जमीन है, जिसे वह मेरे अलावा 4 लोगों को बेचकर फरार हो गया है। इस 50 बीघा जमीन के 15 मालिक हैं और उन्हें अपना हिस्सा मिल चुका है और जफर के अलावा सभी लोग मेरे साथ हैं। रहीम खान द्वारा जफर के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत की गई है। गौरव तलब है कि जफर उल्लाह द्वारा एक वीडियो जारी कर रहीम खान पर जमीन के मामले में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था। कैसे भाईजान? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इसा साहब आपसे पत्रकार साहब चर्चा करना चाह रहे हैं, इनसे बात करिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंदौर बोलिए। इंदौर में जो सियासा गांव में आपकी जमीन है, इसमें शाकिर शेरी और रहीम खान के विवाद चल रहा है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है, मैं जफरुल्लाह पिता बरकतुल्लाह ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरी जमीन निजी संपत्ति है जो कि सियासा धार रोड पर स्थित है के बारे में मैं इंदौर निवासी खजराना द्वारा फैलाए जा रहे झूठे भ्रामक आरोप पूरी तरह से निर्धार है। इन गलत जानकारियों के कारण मेरी संपत्ति की छवि प्रभावित हो रही है। इसके अतिरिक्त मेरे मित्र शाकिर शेरी पर झूठे आरोप लगाकर मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। कृपया यह जान ले कि मेरी जमीन से संबंधित सभी कानूनी और प्रशासनिक कार्य मेरे मित्र शाकिर शेरी ही संभालते हैं। मैं शीघ्र ही इंदौर आकर इस मामले को अधिकारी और मीडिया के सामने प्रस्तुत करूंगा और सभी तथ्यों को स्पष्ट करूंगा। इस मामले में सभी स्पष्टीकरण मेरे मित्र शाकिर शेरी देंगे। मैं मीडिया से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे पर बिना प्रमाण के कोई भ्रामक जानकारी प्रस्तुत ना करे और अगर ये जमीन इसने खरीदी है तो इससे एविडेंस लिए जाए कि रहीम खान रजिस्ट्री बता, तेरा नाम अगर तूने जमीन खरीदी है तो मुझे दस्तावेज पेश किए जाए। इसमें रहीम खान की भूमिका क्या है? रहीम खान की भूमिका क्या है इसके अंदर? रहीम खान ब्रोकर है। इसने धोखे से हमारी जमीन वो साइन करवा के, और ये शाकिर शेरी भी उसमें गवाह है, इसने ले जाके साइन करवाए हमारे से और झूठी वो करी है इसने और जमीन बेच दी इसने और पावर के नाम पर। क्या इसका जो नामांतरण होने का था, क्या आपने उस पर आपत्ति ली है? नामांतरण मेरी पहले की आपत्ति है उस पर, हाँ, नामांतरण पे। और मैंने एक जमीन मेरी 3.5 बीघा जो जमीन थी वो भी इसने अपना नाम कर ली। मैंने उसको दूसरी पार्टी को सौदा कर दिया था, उसके भी प्रमाण है मेरे पास। ये वो उसमें गवाही दे रहा है कि हाँ मैंने गलती से कर ली वो जमीन भी आपकी, तो वो भी नहीं वो कर रहा है। मैंने दूसरी पार्टी से बयाना ले रखा था। इसने वो जमीन भी सारी इसने जमीन है ना ले जाके अपने नाम कर ली, उसके नाम करवा दी निवाड़िया के, सॉरी मोहनचूक और खंडेलवाल के। रहीम खान लगातार मंजूर बेग जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका नाम भी आपकी जमीन के अंदर ले रहा है। क्या मामला है पूरा बताएंगे? नहीं, मैं नहीं जानता मंजूर बेग को। क्या मेरा मंजूर बेग से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आप जब भी आपको टाइम मिले, जब भी टाइम मिले आप इंदौर आइए और अपना पक्ष रखिए। तब तक के लिए शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, क्या है पूरा मामला, क्यों ली है और किसके खिलाफ ली है? पूरा मामला ये है भाई के, अभी 2 दिन पहले एक जफरुल्लाह नामक व्यक्ति ने कोई वीडियो अफ्रीका से जारी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, ऐसा मुझे मालूम पड़ा। आप
उस वीडियो की सच्चाई पता करना चाहते हो तो वीडियो आपके पास होगी, मेरे पास तो है नहीं, आपके पास हो सकती है। उसके अंदर आप देखेंगे तो जफरुल्लाह नामक व्यक्ति का सिर्फ चेहरा दिखाया गया है और उसकी आंखें पूरी नीचे हैं, मतलब उसके हाथ में कुछ पेपर दिया हुआ है जिसको पढ़ पढ़ के वो बोल रहा है। और जैसे ही वो स्क्रिप्ट ख़त्म होती है उसके बाद फिर वो अपनी नॉर्मल भाषा में बोलने लग जाते हैं। तो मतलब सीधी सीधी बात है, अगर सच्चाई अगर उसमें होती तो उसके लिए इतने उनको खटपट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कौन सी ज़मीन का मैटर है ये, कहाँ की ज़मीन है? मैटर ये है कि ये ज़मीन वास्तव में जो है हमारी सियासा में है, 50 बीघा ज़मीन है। और इस 50 बीघा ज़मीन में ये जफरुल्लाह की अकेले की खरीदी हुई ज़मीन नहीं है। ये ज़मीन जो है 3 भाइयों की है और 3 भाइयों के 15 बच्चे हैं। वो 15 बच्चे को सबको जो है माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने सबको वैध वारिस माना है। और आज भी राजस्व रिकॉर्ड में इन्हीं के नाम पे ज़मीन है पूरी, और यही 15 ज़मीन के मालिक हैं। कितने की ज़मीन है ये? अब वो ज़मीन का एक विषय अलग हो सकता है, उसका नहीं मालूम कि एग्जैक्ट कितनी। हाँ, करोड़ों की, इस बात में कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि फिर जफरुल्लाह बोलता है, साकिर शेरी, कभी मंजूर बेग बोलता है कि मैंने उनके साथ में धोखाधड़ी करके, भाई एक परिवार के 15 लोग हैं, 15 में से धोखाधड़ी एक से क्यों करी? फिर मैंने करूँगा तो 15 से ही करूँगा ना। फिर ये 14 लोग मेरे साथ में क्यों हैं? आपका रोल क्या था इसके? मैंने ज़मीन खरीदी इनसे, ये सब किसान है, मैंने इनसे ज़मीन खरीदी। उनने बोला है, शोरी ने बोला है कि आपको दलाली के लिए दी गई थी। शेरी, अरे ये सामने खड़े हुए बेचने वाले पूछो भाई इनसे, 10-10 करोड़ रुपए इनके हाथ से गिन के उन्होंने किसको दिए हैं पूछो आप इनसे। जफरुल्लाह ने 10 करोड़ रुपए लिए हैं। जफरुल्लाह मात्र 4 बीघा ज़मीन का मालिक है, ओनली 3.5 से 4, 3.5 और 4 से भी कम का मालिक है। और वो ज़मीन भी जफरुल्लाह ने 4 लोगों को बेच के करीब 15 करोड़ रुपए ले लिए और 15 करोड़ रुपए लेके फरार हुआ है यहाँ से। पुलिस ने उसके खिलाफ जो है जोन 4 के डीसीपी साहब ने उसके खिलाफ 420 और अन्य गंभीर धाराओं में केस कायम करने के, एफआईआर करने का आदेश जारी कर दिए हैं। ये दिखाओ जरा। शिकायत करी है आपने? मैंने पुलिस कमिश्नर, आपने कहाँ शिकायत? मैंने पुलिस कमिश्नर साहब की जन सुनवाई में शिकायत की, मैंने थाना खजाना में शिकायत की, चंदन नगर में शिकायत की, एसीपी साहब को शिकायत की, सब पुलिस के उच्च अधिकारियों को सबको शिकायत की। आपके ऊपर आरोप लगे हैं मतलब सरासर झूठे हैं। भाई ये सब साथ में मौजूद हैं। अगर मैंने उसके साथ कोई धोखाधड़ी करी है जफरुल्लाह के साथ, तो ये 14 लोग भी तो उन्हीं के परिवार के हैं, इनको भी बोलना चाहिए ना, उसका समर्थन करना चाहिए। मेरे साथ हैं। उसका कहना ये है जफरुल्लाह का कि पूरे 15 लोगों की ज़मीन के पैसे मेरे को अकेले को चाहिए, पूरी ज़मीन का मालिक मैं हूँ। और मेरा मानना ये है कि कागज़ के 15 मालिक हैं तो 15 ही मालिक रहेंगे इसके, और जितने पैसे हैं वो उसके 15 हिस्सेदार हैं, एक जफरुल्लाह नहीं है। जफरुल्लाह का हिस्सा बनता था 6 करोड़, वो मेरे से 10 करोड़ तो उल्टे ले चुका है। इन लोगों के सामने इन्होंने किन के पैसे दिए पूछो आप। और उसी ज़मीन को 2 अन्य जगह और बेच दी जफर ने। वो पैसे भी लेके साथ में फरार हो गया। उस पर एफआईआर कराने के लिए मैं नहीं गया था, जिनको एग्रीमेंट करा उन लोगों ने शिकायत करी पुलिस के उच्च अधिकारियों को। उस पर जाँच हुई और डीसीपी जोन क्रमांक 4 के डीसीपी साहब ने इसके खिलाफ जो है गंभीर धाराओं के अंदर मामला दर्ज करने का आदेश जारी कर दिए हैं। ये नहीं, आदेश की कॉपी निकाल लेना। आपका नाम बतला दीजिए। ये 1 मिनट, आदेश की कॉपी भी देख लो आप पहले। अब्दुल रहीम खान। ये देखो कार्यालय पुलिस, ये कार्यालय पुलिस उपायुक्त जोन 1। ये वैसे जफरुल्लाह भाग गया है। हाँ भाई वो चलेगा, लेकिन उस वक्त जोन भी चेंज हो गया ना। फिर ये जोन नंबर 1 से फिर 4 हो गया वो, तो फिर इन्होंने अग्रिम कार्रवाई के लिए 4 नंबर जोन के डीसी 10% की मांग करी और ये 3 भाइयों की ज़मीन है जो रहीम भाई ने ली है। हम उनके वारिस हैं, 14-15 वारिस हैं हम। क्या क्या नाम है आप लोगों? सनाउल्ला, समीउल्ला, अताउल्ला, अब्दुल्ला, बाकी लेडीज़ हैं बहुत सारी, ज़फ़रुल्ला, अज़मतुल्ला, हमारी बहनें और मम्मी भी हैं इसके अंदर। बाकी सब लेडीज़ों के, शाना, मलका, इन सब के हैं जी। अभी कुछ और करना है हम सबके साथ। अब जाए वो लिस्ट बुलवा देना यार वापस से। सिर्फ पर आ रही है मध्य प्रदेश के मुरैना से। 2 जोरा थाना प्रांगण में रखे जब्त वाहनों में लगी आग। जोरा थाना प्रांगण में रखे जब्त शुदा वाहनों में अचानक आग लग गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार थाना प्रांगण में वर्षों से जब्त मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर ट्राली सहित अन्य वाहन थाना प्रांगण में रखे हुए थे। 19 नवंबर की शाम लगभग 8 बजे की अचानक आग उसमें लग गई, क्योंकि जिस स्थान पर वाहन रखे हुए उसके आसपास काफी संख्या में पेड़, झाड़ियां भी है, जिससे आग तेजी से बढ़ रही थी। फायर ब्रिगेड को फोन कर बुलाया गया, तब तक काफी वाहनों में आग लग चुकी थी। रात होने से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि
कितने वाहनों में आग लगी है फायर ब्रिगेड द्वारा काबू पा लिया गया है, लेकिन अहम बात तो यह है कि थाना प्रांगण में रखे जब्त वाहनों में आग लगी कैसे लगी, यह सोचनी एवं जांच का विषय है। जिस तरफ वाहनों में आग लगी उससे थोड़ी दूरी पर मिश्र वाटिका भी है। यदि आग और अधिक विकराल रूप ले लेती तो वाटिका तक भी पहुंच सकती थी। राशन की लूट का महाकाव्य कोटेदारों की घटतौली, अधिकारियों की चुप्पी और जनता की बेबसी। घटतौली के खेल में कोटेदारों का खेल, राशन की राग, लूट की धुन। खबर मिर्जापुर से है। जब सरकार व्यवस्था दुरुस्त करने की बीड़ा उठाती है तो हमारे सिस्टम बाज उसका नया तोड़ खोज लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब जनता को उनका हक देने के लिए राशन वितरण में ऑनलाइन प्रणाली लागू की थी ताकि हर कार्ड धारक को सही मात्रा में राशन मिले। पर कोटेदार बाबूलाल और धीरज जैसे सियाने और जुगाड़ मास्टर भला सरकार की नेक कोशिशों को कैसे बर्दाश्त करते। चुनार क्षेत्र के रायपुरिया ग्राम पंचायत के सस्ती गल्ले की दुकान अब एक ऐसा अखाड़ा बन चुकी है जहां ईमानदारी का गला घोटा जाता है, जहां घटतौली नहीं बल्कि घोटाले की कला रोजाना की कहानी। ऐसा कहा जाए कि ऊंट के मुंह में जीरा तो गलत नहीं होगा। इन दुकानों पर कार्डधारकों की लाचारी और नाराजगी को सिर्फ अनसुना नहीं बल्कि कानून की अंधी गली में धकेला जाता है। जब किसी कार्ड धारक ने घटतौली के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो जवाब मिला, शिकायत करिए, कार्ड निरस्त करवाने का तरीका हम जानते हैं। यहां सरकार के सख्ती का जवाब तो कोटेदारों ने अपनी कानूनी खेल से ही दे दिया। सवाल उठता है कि क्या ये कोटेदार मजबूर है या फिर मदहोश। असल में सांप भी जिंदा लाठी भी सलामत वाली कहावत को ये मामूली बखूबी चरितार्थ करता है। रही बात क्षेत्रीय पूर्ति विभाग के ठेकेदारों की तो उनकी मूक सहमति मानो इस राशन ड्रामे की रीढ़ बन चुकी है। आंखों पर पट्टी और कानों पर हाथ, इनकी जांच का यही हाल है। जहां जनता पूछ रही है कि क्या ये ऑनलाइन प्रणाली वाकई जनता की भलाई के लिए थी या फिर यह ऊपर वालों के लिए नीचे वालों को खुश करने का एक नया तरीका। कब तक लगेगा ये घटतौली का राज। क्या सरकार की ईमानदारी कोशिशें इन चतुरबाजों की होशियारी पर भारी पड़ेंगे या फिर ज्यों का ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया है। राशन कार्ड धारक आज आसमान की ओर देख रहे हैं, इंतजार में कि कब न्याय की बिजली इन कोटेदारों की सुरक्षा छतरी पर गिरेगी। क्या मैटर था? हम राशन लेने आए थे। नहीं, ऊपर हम नहीं करेंगे, वो हमारे लक्ष्य है। हम राशन लेने आए थे। क्या नाम है आपका? नीमा देवी हमारा नाम है। पति का नाम? संजय साहनी। संजय साहनी। हाँ, तो हम राशन लेने बोले कि भैया मेरी बच्ची का तुआ सौ करने लगा, देंगे? तो कहे न दे। तो हम काहे नहीं देंगे भैया, जो कागज निकाल के लेके आ। हम कहे ठीक है। तब फिर कहा दिख भी हमारा औकात, दिख भी हमारा औकात, ये कौन शब्द है? हम कहे भैया ये कौन शब्द है? अच्छा भाग, राशन न मिली, हमारा कार्ड फेंक के भगा दिला। आपको राशन नहीं मिला? नहीं मिला। ठेकेदार का क्या नाम है? हम नहीं जानते हैं, हम अभी किसी को नहीं, जो लिख रहे हैं वही बोले। ग्राम सभा कौन सा है? ये रायपुरिया है। रायपुरिया चुनार। हाँ, जो लिख रहे हैं वही भगाया और कोई नहीं। परिवार में कितने लोगों को लेने आए? 4 लोग हैं। 4 लोग में कितना मिला गेहूँ आपको? बस 2 लोग को मिलता है, 2 बच्चियों को नहीं मिलते हैं। बच्ची कितनी बड़ी है? 8 साल 9 साल की है। अभी तो लोगों का नाम है कि नहीं है? फिर भी नहीं मिलता है? नहीं। अभी आप आए तो कितना लिए हैं? अब हमको दिए नहीं, कार्ड फेंक दिया हमारा। तो चलो भागो, यहाँ से नहीं मिलेगा। अच्छा। और कह रहे औकात हमारी, औकात हम दिखा रहेंगे, आज दिखाइए। हम बोल आज दीदी आ गए हैं, क्या दिखाइए, हमारा कार्ड फेंक दिए। क्या चलो भागो, नहीं मिलेगा। औकात दिखा रहे हैं, बताइए। कोटेदार का नाम नहीं मालूम है? हम नहीं जानते हैं ना, वो जो लिख रहे हैं वही बोले हैं, बस जो लिख रहे हैं वही। अब आप जाइए, हमको नहीं मालूम। इधर औकात नहीं आ रहा है, औकात दिखा ना, हम वो एक खड़ा है, औकात का दिखा। हम बोला तो सब कोई तो औकात दिखाओ, ये नहीं बोले कि औकात हमारे देखो, औकात देखो। एक मेला ऐसा भी जिसका आगाज हुआ एक स्वप्न में।
इस मेले का क्या रहा वास्तविक कारण और क्यों आयोजित होता है ये मेला, आइए जानते हैं। मेला समिति अध्यक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व में 80 से 100 वर्ष पूर्व मोरतलाई ग्राम में हरचंद्र दग्गा सोनिस नामक व्यक्ति के परिवार में वर्षों तक कोई संतान की उत्पत्ति नहीं होती थी और उनका परिवार इस बात को लेकर परेशान रहता था। समिति अध्यक्ष के बताए अनुसार देवकी माता उनके स्वप्न में आकर उनसे ग्राम मोरतलाई में सार्वजनिक मेले का आयोजन करने और माता की सेवा करने का वचन लेने से उक्त मेला लगभग 100 साल से आयोजित होता आ रहा है। मेले के आयोजन की शुरुआत पश्चात सोनिस परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया था। ऐसा कहना है कि वर्तमान मेला समिति अध्यक्ष का माता देवकी माता की सात्विक आस्था के प्रभाव से क्षेत्र के विधायक श्याम बरडे भी उक्त मेले में भ्रमण करते हुए देखे गए। उनसे पूछे जाने पर उन्होंने माता देवकी के सत आस्था, उनके महत्व को मीडिया जन प्रतिनिधियों के समक्ष सरलता से बताया और पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा की दृष्टि से मुस्तैद दिखा। इस दौरान विधायक के साथ मेला समिति अध्यक्ष पंडित माली सहित कई लोग उपस्थित रहे। इंदौर में रशियन नागरिक कारोबारी की शिकायत दिल्ली के तमाम कारोबारी द्वारा पुलिस जन सुनवाई में की गई है। उनका सीधे तौर पर आरोप है कि 2 दर्जन से अधिक लोगों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। दरअसल दिल्ली के रहने वाले छोटेलाल नामक व्यापारी द्वारा इंदौर पुलिस कमिश्नर की जन सुनवाई में तमाम व्यापारियों के साथ पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, जिस पर से आज उन्होंने यहां पर शिकायत की। गौरव अलावा द्वारा प्रिंटिंग और पैकेजिंग का काम करवाया गया था और उसकी आवाज में लाखों रुपए जो कीमत है वह नहीं अदा की गई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि सबूत के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाएगा और जो भी तथ्य होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में जब रूस नागरिक और उद्योगपति गौरव अहलावत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति के द्वारा ये शिकायत दर्ज कराई गई है और जिस कंपनी के लिए उसने काम किया था वह उनके दोस्त और पार्टनर की है, जिसमें उनका भी हिस्सेदारी है। साथियों, उन्होंने कहा कि ये पूरा करंट 2019 का है। इसके बाद लॉकडाउन और कोरोना काल की वजह से वह हिंदुस्तान नहीं आ गए थे। वहीं इस पूरे प्रकरण में एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने जांच की बात कही है। साथ ही इसके सिविल का प्रकरण होने पर काउंसलिंग की भी बात कही है। भाई साहब, क्या शिकायत करने आज यहाँ पर आए? शिकायत करने आए अपने साथ धोखाधड़ी और मारपीट की। ये गौरव अहलावत हैं, एक रशियन नागरिक जो बोलते हैं, रशियन नागरिक हूँ मैं, जिनकी कंपनी GRV क्रिएशन के नाम से है। और उन लोगों का पुराना पूरी हिस्ट्री पहले से देखा जाए तो वो रशिया के अंदर भी यही काम धोखाधड़ी करके आ चुके हैं और भी कुछ ऐसे काम करके आ चुके हैं गलत। 2016 से हमारा करीब इनके साथ व्यापार चल रहा था दिल्ली के अंदर, जिसको इन्होंने 2019 के अंदर अचानक ये गायब हो गए। करीब 2 करोड़ रुपए की वहाँ से इन्होंने लोगों के साथ छोटी किया हुआ है, जिसमें 53.5 सर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है। दिल्ली पुलिस में हमारी कंप्लेंट दी हुई है उन्होंने, लेकिन दिल्ली पुलिस जहाँ पर इनका कार्यालय था इन्होंने वहाँ से सभी कुछ गायब कर दिया है। प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग, पैकेजिंग रिलेटेड कोई व्यापार है। गौरव अहलावत हैं, गौरव अहलावत, रशियन नागरिक बोल सकते हैं उनको, हैं। हाँ जी, दिल्ली में भी प्रकरण दर्ज है इनके खिलाफ। प्रिंटिंग प्रेस, हाँ, पैकेजिंग नहीं, हम दिल्ली के निवासी हैं। मेरे 53.5 लाख रुपए की मेरे साथ है अकेले। अभी हम 3 लोग आ चुके हैं, पहले भी 2 अलग अलग बंदे, करीब 25 लोगों के साथ धोखाधड़ी है। साहब ने आश्वासन दिया है कि हम उचित कार्रवाई कराते हैं धोखेबाजी के और मारपीट के खिलाफ। मेरा नाम छोटे लाल है, दिल्ली से हूँ।
एक शिकायत आपकी पुलिस जनसुनवाई में हुई है और कुछ लोग जो हैं वो दिल्ली से आए थे, उन्होंने शिकायत करी थी कि आपने उनका भुगतान नहीं किया। देखिए, ये शिकायत तो शायद मेरे ध्यान में 1-1.5 महीना पहले हुई थी। आज जनसुनवाई में आए थे कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये है 2019 की बात। 26 जुलाई 2019 को इन सज्जनों से मैं पहली बार मिला था और उसके बाद 7 सितंबर को ये लोग इंदौर आए थे। होटल सोमदीप पैलेस में रुके थे, जो कि रेडिसन के पीछे है, और मैं इनसे मिलने गया था वहाँ पे। और उस कमरे में करीब 7-8 लोग थे, सब बदमाश टाइप के लोग थे। वहाँ में मेरे को उन्हें दबाव डाला, धमकी दी, और उसके बाद में मैं इन लोगों से मुलाकात मेरी नहीं हुई। एक मुलाकात और हुई थी नवंबर के शुरू में, वो भी इंदौर में ही हुई थी। और उसके बाद में मेरे को इनकी मुलाकात मेरे 7 मार्च को, हाँ, एक दिल्ली में एक रिपोर्ट डाली गई, जो कि मेरे को 7 मार्च को मेरे को बुलाया है कि किसी पुलिस ऑफिसर का फ़ोन आया था। उन्होंने बोला कि आपके शिकायत आई है। 7 मार्च को मेरे बेटे का जन्मदिन था, मैं मॉस्को में था। मैंने फ़ोन पे बात करी उनसे, मैंने कहा मैं आता हूँ। कहते आप जो है मार्च में 17-18 मार्च को बोला। मैंने बोला जी 24 तारीख का मेरा जन्मदिन है। तो उन्होंने बोला मार्च के एंड में आइए। मार्च के एंड में लॉकडाउन लग गया और वो बात वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। उसके बाद मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। अब ये बात आती है 20 अगस्त 2020 की। 20 अगस्त ना फ्लाइट्स चालू थी, ना ट्रेन्स चालू थी, ना बस चालू थी। अनिल पुरी ये आदमी दिल्ली से फॉर्चूनर में इंदौर तक आया। यहाँ पे इसने कुछ बदमाश लेके 20 अगस्त को मेरे घर के नीचे लोग आए। मैं बाहर निकला फैक्ट्री जाने के लिए, इन्होंने मेरे को पकड़ा। वहाँ पे मेरे साथ मारा पीटी करी इन्होंने, जो कि CCTV कैमरे में कैद हो गई। उसी दिन जाके मैंने लसूड़िया थाने में FIR करा दी। FIR की कॉपी मेरे पास में है। शिकायत करने पहुंचे हैं ये? हाँ जी, ये क्या मामला है? 1.5 करोड़ रुपए का हाँ। अब ये सारा हुआ कैसे? 26 तारीख को एक GRV क्रिएशंस कंपनी, जो कि दिल्ली में स्थापित हुई थी, जिसमें मेरा पैसा लगा हुआ था, और उसकी जो देखरेख डायरेक्टर थे वो मेरे दोस्त सुधीर डागर वो कर रहे थे। और इनका मामला कुछ चल रहा था। मेरी डे टू डे उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ना मैंने इनको ऑर्डर किया है, ना मेरी इनसे पहले कभी मुलाकात हुई है। जून में इनकी लेन देन खत्म हो गई थी। उसके बाद में मैं 26 जुलाई को इनसे मिला था। मामला ये था कि इन सुधीर डागर, ये कंपनी ने इनसे पैकिंग मटेरियल ऑर्डर किया। अब उस पैकिंग मटेरियल में इनकी जो है उस बारे में डिस्प्यूट चल रहा था। डिस्प्यूट किस बारे में था? एक तो क्वालिटी को लेकर और दूसरा रेट्स को लेकर। तो इनकी आपस में जो डिस्प्यूट चल रहा था, तो मैं जुलाई में आया। मेरे से रिक्वेस्ट करी गई कि आप आइए, हालांकि क्योंकि शेयर होल्डर मैं था तो मैं आया। मैंने इनसे बात करी और ये सब बात। अब देखिए, मेरे पास इनके साथ चैट, इवन ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है 2019 की, जिसमें मैंने स्पष्ट कहा है कि ये प्रॉब्लम है, और अगर आपको लगता है कि इस पे सुनवाई नहीं हो रही, आप चाहे कोर्ट केस कर दीजिए हमारे ऊपर, स्पष्ट कहा है। अब इसी दौरान अनिल पुरी ने और इन्होंने मेरे को एक स्टेटमेंट दिया। जब मैंने इनको बोला कि आप ज़्यादा रेट में हमारे को माल दे रहे हो, तब इन्होंने बोला, कहते हैं आपके स्टाफ को हम कैश में पैसा वापस देते हैं। अब ये मेरे बड़ा आरोप था। मैंने इनको बोला मेरे को जो है टाइम दीजिए, मैं इसकी जांच करके आपसे बात करता हूँ। और जो ये लोग बोल रहे हैं कि मैंने बाणगंगा थाने में 45 दिन बाद इनको आश्वासन दिया था, कमिटमेंट करा था पेमेंट का, उसकी भी कॉपी मेरे पास में है। उसमें मैंने लिखा हुआ है, आफ्टर 45 days आई विल बी रेडी टू सिट डाउन एंड टॉक ऑन द सिचुएशन। एक कॉपी मेरे पास में है, FIR की कॉपी मेरे पास में, वीडियो फुटेज मेरे पास में, इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास में है। और ये सब मैसेज, मजे की बात तब आती है जब मेरे को अनिल पुरी मैसेज भेजते हैं कि संजय जायसवानी हमारे को इंदौर बुला रहे हैं और वो इस मामले में उनकी मदद करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, 5-5.5 साल में एक नोटिस में हमारे को इश्यू नहीं हुआ है। मेरे को सरकार होगी, जुडिशरी होगी देश में, या बदमाशों में ही चलेगा देश? नमस्कार।
करके धोखाधड़ी करी है 1.5 करोड़ रुपए की, ऐसे पूरा मामला। देखिए, ये इनका मामला है कि इनके साथ 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी की गई है। मामले की जांच की जा रही, जो भी तथ्य आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर, जिसके खिलाफ ये पूरा इन्होंने शिकायत करी है, ना वो इंदौर से ताल्लुक रखते हैं, ना शिकायत करते हैं इंदौर से ताल्लुक रखते हैं। तो 0 पे कायमी का प्रावधान है। हम देखेंगे अगर उसमें क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व है तो निश्चित तौर पे हम 0 पे कायमी करके संबंधित जो थाना है वहाँ प्रेषित करेंगे। तो इसीलिए तो मैं जांच कर रहा हूँ कि जो फैक्ट आएंगे जिसमें क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व होगी और निश्चित तौर पे FIR होगा, और अगर ये सिविल नेचर का मामला है तो व्यवहार न्यायालय को भेजा जाएगा कि वहाँ पर आगे की कार्रवाई की जाए। करोड़ों की हो या अरबों की हो, कार्रवाई जो है वो कानून सम्मत होगी, विधि सम्मत होगी, ये सुनिश्चित किया जाएगा। इंदौर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में फर्जी सांसद प्रतिनिधि बनकर लाखों रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। फरियादी ने जनसुनवाई में शिकायती आवेदन देकर कहा कि विजयनगर में रहने वाले अजय राजपूत और उनकी पत्नी एकता राजपूत द्वारा षड्यंत्र पूर्वक ब्लैकमेलिंग कर लाखों रुपए और लाखों रुपए की ज्वेलरी हासिल कर ली। यही नहीं, मुझ पर रेप का झूठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया और समझौते के लिए 30 लाख रुपए की मांग की जा रही है। शिकायतकर्ता राहुल शर्मा ने आरोप लगाया कि अजय राजपूत द्वारा मुझे डराया धमकाया जाता था और वह खुद को हरदा करड़ी सेना का अध्यक्ष और सांसद प्रतिनिधि बताता था। राहुल शर्मा द्वारा इंदौर सांसद को पत्र लिखकर अजय राजपूत के सांसद प्रतिनिधि होने की जानकारी मांगी गई, जिसमें शंकरल वानी ने पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि अजय राजपूत कभी भी उनका सांसद प्रतिनिधि नहीं रहा है। राहुल शर्मा ने पुलिस से मांग की है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए, जिसको लेकर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार द्वारा SP स्तर के अधिकारी से जांच करवाकर कार्यवाही करने की बात कही है। पुलिस जनसुनवाई में आए थे, एक शिकायती आवेदन आपने दिया है, किसके खिलाफ ये शिकायत दर्ज करा रहे हैं, क्या पूरा प्रकरण है? जी, मेरे घर के सामने एक युवक है अजय राजपूत, जो कि अपने आप को फर्जी सांसद प्रतिनिधि बताता है। जब इस संदर्भ में मैंने सांसद जी शंकर ललवानी जी को आवेदन पत्र लिखकर उनसे जानकारी मांगी कि क्या ये आपके सांसद प्रतिनिधि है, तो उन्होंने पत्र लिख के ये साफ कहा कि ये मेरे कोई सांसद प्रतिनिधि नहीं है और ना कभी रहे हैं और ना मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ। ये व्यक्ति लोगों से पैसा मांगता है सांसद प्रतिनिधि बन के। इन्होंने एक प्रतिष्ठित देश के प्रतिष्ठित अखबार को भी एक पत्र लिखा और उसमें ये साफ साफ लिखा कि ये इंदौर सांसद जी के प्रतिनिधि हैं और उनसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड करी। ये इसकी शिकायत मैंने 1 साल पहले करी थी, लेकिन 1 साल हो गए, आज तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज मैं जन सुनवाई में आया था। 30 लाख रुपए इन्होंने मुझसे डिमांड करी थी। इन्होंने फर्जी बलात्कार के केस में फंसाने के लिए उन्होंने कहा है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। जी, इनका काम ही एक्सटॉर्शन का है। ये फर्जी नाम अपने आप को सांसद प्रतिनिधि बताता है, कभी अपने आप को करणी सेना का अध्यक्ष बताता है। ऐसे करके लोगों को डराता चमकाता है और लोगों से पैसे ऐंठते हैं ये लोग। हमने लसुड़िया थाने में शिकायत कर चुके हैं, ACP ऑफिस विजयनगर में कर चुके हैं और कमिश्नर कार्यालय में आज हमने फिर से शिकायत की है। हाँ जी सांसद जी इसमें बयान दे चुके हैं कि ये मेरा कोई प्रतिनिधि नहीं है। मैंने इसमें प्रूफ दिया है। जो इन्होंने लेटर भेजा था देश के प्रतिष्ठित अखबार को, वो मैंने लेटर दिया है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि ये सांसद प्रतिनिधि है, इंदौर सांसद के प्रतिनिधि हैं। तो जब ऐसे लोग के ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो इनको और बल मिलता है और ऐसे ही लोग देश की संसद तक घुस जाते हैं और उत्पात मचाते हैं। फर्जी बलात्कार के केस में फंसाने को लेके, पर वो इनके ऊपर केस दर्ज हो चुका है ब्लैकमेलिंग का, पर फर्जी सांसद प्रतिनिधि की कार्रवाई कुछ नहीं हुई है अभी तक इन पर। राहुल शर्मा ब्लैकमेलिंग का तो हो चुका है, पर जो फर्जी सांसद प्रतिनिधि है इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। धोखाधड़ी का प्रकरण है। हाँ, इसके ऊपर धोखाधड़ी का प्रकरण। आपने कुछ पैसे अब एक बात बताओ, किसको दिए क्या कुछ पैसे? वो तो सब हो चुका है, पैसे दे भी चुके हैं। कार्रवाई कितने? 3 लाख रुपए, 5 लाख की ज्वेलरी हो चुकी है। उस पर तो कार्रवाई 3 महीने जेल भी लेके आ चुका है। महिला कौन है इसके ऊपर? एकता राजपूत की। लोग समक्ष में आए
उन्होंने जो भी शिकायतें अपनी बातें कही हैं उस पे सभी पे जो है वो वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। जो हमारे डिफरेंट जोन्स है वहाँ से ACPs यहाँ पे बैठे हुए हैं और भी जैसे मीडिएशन की भी हमने व्यवस्था रखी है। जो है वरिष्ठ धार जिले के गंदवानी थाने पर पदस्थ पुलिस कांस्टेबल राजेंद्र बडोले का शराब के नशे में वाहन चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उक्त वीडियो में पुलिसकर्मी नशे की हालत में धुत दिखाई दे रहा है तथा वाहन चलाते चलाते गिर पड़ा। वीडियो गंदवानी के बस स्टैंड का बताया जा रहा है। इस वीडियो की जानकारी जैसे ही धार पुलिस अधीक्षक को लगी, पुलिसकर्मी आरक्षक राजेंद्र बडोले पर लाइन अटैच की कार्यवाही की है। PHQ द्वारा कराए जा रहे फिजिकल, बता दें कि 5वीं बटालियन में PHQ द्वारा फिजिकल कराए जा रहे हैं, जिसमें इम्पर्सिनेशन किसी और की जगह दूसरा कैंडिडेट भाग न ले के लिए कड़ी व्यवस्था की गई है। इसमें एक पुराना पुलिस ने भी एक सिस्टम बनाया है जिसमें कोई दूसरा कैंडिडेट किसी और की जगह भाग न ले सके। आज है अंतिम दिन। वहीं आज इस फिजिकल परीक्षा का अंतिम दिन है। आज के बाद अब पुलिस आरक्षक फिजिकल परीक्षा का समापन हो जाएगा, जिसके बाद अब मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और रिजल्ट घोषित किया जाएगा। वहीं मुरैना SP समीर सौरभ ने बताया कि 5वीं पुलिस बटालियन पर आरक्षक फिजिकल सेंटर बनाया गया था, जिसमें इम्पर्सिनेशन के लिए पूरी तरह से पूर्व में ही PHQ और हमारे द्वारा तैयारियां कर ली गई थी। उसी का परिणाम आज यह है कि आज एक कैंडिडेट आया, उसे क्रॉस चेक किया गया तो 2-3 गड़बड़ी उसके आई कार्ड में और भी कागजों में आई। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं किसी दूसरे की जगह फिजिकल देने आया हूँ। 3 से 4 संदेहों को भी राउंड अप किया गया है। विधिवत FIR की जा रही है। जैसे आपको पता है कि 5th बटालियन ग्राउंड मुरैना पर आरक्षण भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जो कि 20 तारीख तक चलेगी। उसमें इम्पर्सनेशन मतलब किसी और अभ्यर्थी की जगह कोई और उपस्थित ना हो जाए, उसके लिए काफ़ी फुल प्रूफ तैयारी PHQ द्वारा की गई है। और यहाँ पर जो टीम बनी है हमारी DI सर के नेतृत्व में, वो भी लगातार काफ़ी एक फुल प्रूफ हम लोगों ने सिस्टम बनाया है जिसमें इम्पर्सनेशन को रोका जा सके। उसी का परिणाम ये है कि आज एक कैंडिडेट आया जिसके जब वो सिस्टम से उसको क्रॉस चेक किया गया तो 2-3 डिस्क्रिपेंसीज उसके आई कार्ड में और बाकी डिटेल्स में आई, और उसे जब अलग से पूछताछ की गई तो उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो किसी और कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फिजिकल देने आया था। 3-4 संदेहियों को भी राउंड अप किया गया और इसमें विधिवत FIR की जा रही है। और मुझे लगता है कि कल शाम तक या कल दिन तक इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको हम लोग राउंड अप कर पाएंगे और पूरी प्रक्रिया को जैसा बिल्कुल अच्छी तरह से कराना है वो हम लोग करा पाएंगे। सर, कितने लोग शामिल हो सकते हैं? क्या कोई बड़ा रैकेट है या कोई क्या सूचना मिल पाई है? जैसा मैंने बताया कि आरक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा या फिर इस इम्पर्सनेशन को रोकने के लिए बहुत ही विस्तृत बायोमेट्रिक चेक्स और व्यवस्थाएं हैं। तो मुझे इस बात की संभावना नहीं लगती कोई बहुत बड़ा रैकेट होगा, बट जो हमें अभी व्यक्ति मिला है उससे पूछताछ करने के बाद ही कुछ स्पष्ट रूप से बताना उचित होगा। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि जिस लेवल के चेक्स हमारे सिस्टम में हैं
तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान वो बिना पकड़ा हुआ निकल पाए। सर ये फर्स्ट स्टेप होता है फिजिकल या इससे पहले रिटर्न वगैरह? रिटर्न इसका हो चुका है, रिटर्न हो चुका है। रिटर्न में बैठा होगा फिर? अब ये तो ये कह नहीं सकते ना, मतलब ये तो आपका अजम्पशन है, रिटर्न बैठा होगा कि नहीं बैठा होगा। हमने जिस स्टेज पे पकड़ा है, कई कैंडिडेट होते हैं जो रिटर्न में अच्छे होते हैं, फिजिकल में वीक होते हैं, तो इसलिए उन्होंने संभवतः ये गैंग ने लगाया। सर आधार कार्ड क्या इसका स्वयं का आधार कार्ड था या कुछ? अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, बट अगर इसमें किसी आधार कार्ड सेंटर की संलिप्तता है जिसमें कोई फर्जी मॉडिफिकेशन है, क्योंकि उसको भी हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, हमारे यहाँ जो सिस्टम बना है आरक्षक भर्ती में, तो इनकेस वो ट्रैक होगा तो उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। खेतिया महाराष्ट्र में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर आज मध्य प्रदेश से सटी सीमा के नंदुरबार जिले के शहादा विधानसभा क्षेत्र का मतदान हो रहा है, जिसके चलते बड़वानी जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर के निर्देश व मार्गदर्शन में खेतिया पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय बॉर्डर बैरियर चौराहे पर सघन चेकिंग की जा रही है। पुलिस अधीक्षक श्री डावर के निर्देश के अनुसार पुलिस थाना खेतिया के नगर निरीक्षक सुरेंद्र कनेश, उप निरीक्षक कमल चौहान अपनी टीम सहित अंतर राज्य बॉर्डर पर उपस्थित रहकर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। शासन के निर्देश के अनुसार महाराष्ट्र में मतदान के चलते शराब दुकानें भी बंद है, जिनका अवलोकन भी खेतिया पुलिस द्वारा किया गया है। खेतिया से सटी महाराष्ट्र की सीमा में मतदान निरंतर जारी है। खेतिया से शंकर सिरसाट की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। मुरैना वन मंडलाधिकारी सौरभ दीक्षित का स्थानांतरण 27 सितंबर 2024 को मुरैना से भोपाल इको पर्यटन में हुआ था। स्थानांतरण होने के 2 माह बीत जाने के बाद भी मुरैना वन मंडलाधिकारी द्वारा मुरैना से भारमुक्त न होना उनकी दबंगई को दिखाता है। इन 2 माह में भोपाल मंत्रालय द्वारा कई बार पत्र जारी कर उनको चेतावनी दी जा चुकी है एवं ग्वालियर CCF द्वारा भी कई बार पत्र जारी कर चेतावनी दी जा चुकी है। कुछ दिन पहले हमारे द्वारा यह खबर चलाई गई थी, उस पर संज्ञान लेते हुए सुजीत जी पाटिल को भोपाल से भारमुक्त कर मुरैना के लिए भेज दिया गया था, लेकिन आज तक न तो सुजीत जी पाटिल ने मुरैना का पदभार संभाला और न सौरभ दीक्षित द्वारा मुरैना का पदभार छोड़ा गया। मुरैना वन मंडलाधिकारी की दबंगई खुलेआम देखने को मिल रही है और कहीं न कहीं मुरैना वन मंडलाधिकारी को राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है। मुरैना वन मंडलाधिकारी द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन न करना उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाता है। जब हमारे द्वारा सूचना का अधिकार लगाकर सुरक्षा श्रमिकों के अकाउंट की जानकारी मांगी गई तो मुरैना वन मंडलाधिकारी द्वारा जानकारी न देकर गुमराह कर दिया गया और उनके द्वारा यह बोला गया कि हम सुरक्षा श्रमिकों की जानकारी नहीं दे सकते। गुप्त सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि मई से जुलाई और अगस्त के माह में भी सुरक्षा श्रमिकों के नाम से शासन का पैसा कुछ फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। अगर सुरक्षा श्रमिकों के अकाउंटों की जांच उच्च स्तर पर की जाए तो लाखों रुपए के घोटाले उजागर हो जाएंगे। अब देखना यह है कि मुरैना वन मंडलाधिकारी द्वारा मुरैना का पदभार छोड़ा जाएगा या खुलेआम ऐसे ही भ्रष्टाचार होता रहेगा।
शाजापुर में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख त्रुटियों को ठीक करने के उद्देश्य को लेकर राजस्व महाअभियान 3.0 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण कलेक्टर रिजू बाफना द्वारा किया जाकर संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने स्कूल में पहुंचकर छात्रों को गणित पढ़ाया और फार्मूले को रटने की जगह समझने की सीख बच्चों को दी। वहीं उन्होंने स्कूली शिक्षकों को भी बेहतर शिक्षा देने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर रिजू बाफना ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के लिए विशेष अभियान चला रहा, जिसका निरीक्षण भी कलेक्टर रिजू बाफना ने ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर ग्रामीणों से चर्चा की और पात्र लोगों का अधिक से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने जल संरक्षण के विभिन्न कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ संतोष टैगोर, एसडीएम मनीषा वास्कले, डिप्टी कलेक्टर राजकुमार हलदर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। कुछ गाँव का भ्रमण किया गया है, जिसमें आयुष्मान योजना राजस्व महाअभियान तीसरे दौर पे चल रहा है और जल संरक्षण के कई काम लिए जा रहे हैं। तो सभी विकास कार्यों की समीक्षा की जा रही है और जो शासन की योजना है उसका त्वरित क्रियान्वयन है, यही प्रयास करें। एसपी ने जारी किए तबादला आदेश, कई टीआई हुए इधर से उधर। शाजापुर एसपी यशपाल राजपूत ने जिले के कई थाना प्रभारियों का तबादला कर दिया है। नए आदेश के तहत पुलिसिंग और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ये तबादले किए गए हैं। एसपी यशपाल राजपूत द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कोतवाली थाने में राजगढ़ जिले से तबादला होकर शाजापुर आए टीआई संतोष वाघेला ने टीआई संतोष वाघेला को एक बार फिर कोतवाली थाने में पदस्थ किया है। वहीं वर्तमान कोतवाली थाना प्रभारी ब्रिजेश मिश्रा को लाइन में पदस्थ किया गया है। पुलिस लाइन में पदस्थ टीआई संजय वर्मा को पेरचा थाने पदस्थ किया गया है। वहीं आगर जिले से आए टीआई प्रेम शंकर व्यास को मोहन बड़ौदिया पदस्थ किया गया है। मोहन बड़ौदिया थाना प्रभारी भारत सिंह किरार को सुनेरा पदस्थ किया गया है और सुनेरा टीआई गोपाल निकवाल को पुलिस लाइन पदस्थ किया गया है।